मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। डन। लाइट ऑन कर देता हूँ। अरे कौन सी लाइट आ गई टिकटॉक वाली यार। ये सही है, ये लाइट बड़ी कूल लाइट है। सो सर पहले दिखाना पूरी पॉडकास्ट फिर देखेंगे पोस्ट करना। कंसेंट ले लूँ तुम्हारा मैं, ऐसा बोलोगे आप तो। चलो डन कर। ये बॉल से खेल रहा है यार ये। चलो यस ऑल गुड। चलो तो मुझे बस नहीं जैसा सेटअप है वैसे ही रहने दो। आराम से आके बैठो। एक मिनट नीचे से नहीं कुछ अपने क्या बिना बोल आज की बॉल से नहीं इसके ये थोड़ा सा नीचे नींव थोड़ा सा उसको नीचे ही मारना। हाँ बताओ। सो स्टार्ट हो गया है। हाँ है हाँ स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा इस साइड थोड़ा क्रिश सीधे बैठ। आगे बस 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 ऐसे नींव आ गया बस फ्रेम से कट जाएगा नींव का। ओके एक मिनट है इसमें रिकॉर्डर चालू। तुम लोग भी यहाँ सपोर्ट ले सकते हो। क्रिश सिट स्ट्रेट ऐसे आगे की तरफ बढ़ो। हाँ ये देखो ये स्टाइल नहीं खत्म हो रही। पीछे इसको बंद कर देना, इसका लगा देना, ढक्कन लगाना अंदर से वो पाइप जैसा होगा उसको अंदर कर दिया था। बस ये नींव आ गया था रिकॉर्डर। चलिए शुरू करें। सो हेलो बच्चों। सो कैसे हैं बच्चे, क्या हाल चाल चल रहा है? ऑफिस से बोलूं। सो कैसे हो बच्चों, क्या हाल चल रहा है? हमारे साथ हैं ये दो अनमोल रतन 10 सीबीएसई के टॉपर्स हैं हमारे साथ। ये जैसे आप जानते हो आपका बोर्ड एग्जाम अभी कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि इनकी बात आपसे करा दी जाए तो आपको कुछ गाइडेंस मिले अच्छा सा। सो बेटा मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अब आपका काम है बोलने का। सो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये है पटेल। सॉरी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये है क्रिश और दूसरा बच्चा है नील। इन्होंने बहुत अच्छे से अपना 10 सीबीएसई का एग्जाम दिया। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल टाइम रहे हैं ये दोनों। ज्यादा तारीफ हो रही है तुम्हारी, ये हंस नहीं रहा है। तो चलो स्टार्टिंग में क्रिश बेटा थोड़ा सीधा हो जाए, नहीं तो मारूंगा अभी। क्रिश तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस परसों से उनकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, क्या करना है? ओवर टू यू क्रिश। कॉन्फिडेंस में रहना, बट ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ना हो जाए और सारे लेक्चर्स वन शॉट देख के ऐसे प्रिपेयर करके ही जाना। हर एक छोटे मोटे टॉपिक छोड़ना हो तो छोड़ देना, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस करके ही जाना, थोड़ा बहुत छोड़ना हो बस ये। अच्छा आप कृषि एक बात बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ऐसे एग्जाम का टाइम जब आता है तो काफी प्रेशर में आता है, काफी प्रेशर वाली सिचुएशन हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए कोई ट्रिक्स बताइए कि अगर देखो लास्ट मोमेंट पे हम भी जानते हैं कि सारी चीजें हम जितना भी पढ़ लो लेकिन आपको ऐसे ही लगेगा कि अभी तक कुछ रह गया, थोड़ा कुछ बाकी है, तो बस बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आए वो बताइए। जितना आपने तैयार किया है सब बढ़िया से कर लेना और जो नहीं हुआ उसे छोड़ देना, कोई चिंता नहीं है। वेरी गुड, ये पॉइंट मैं वापस से हाईलाइट करूंगा कि जितनी प्रिपरेशन हो गई है डन, अब आपको और कुछ करना नहीं है, जो आपने किया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो और जो नहीं हो पाया जो भी रीजंस रहे उसको छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में क्या, एग्जाम में भी आगे बढ़ो, लाइफ में भी ये चीज काम आती है। और कुछ और तो बस मेडिटेशन करो थोड़ा बहुत 5 मिनट रोज का, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का सामना, बट पूरा रिलैक्स भी मत हो जाना कि कुछ नहीं पढ़ना। नॉर्मल सा जैसे डेली टेस्ट होती है वैसे ही एग्जाम भी होगी, इतना कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स और टीचर्स प्रेशर दे बट ठीक है, इतनी हार्ड नहीं होती। यस गुड। अब ओवर टू यू नील बेटा, कुछ आप सजेशंस देना चाहेंगे इस समय अपनी तरफ से? आपने जो गलतियां करी है जो ये बच्चे ना रिपीट करें, कोई ऐसी मिस्टेक? ओवर टू यू। मैंने जो एक गलती ओवर टू यू बेटा, ओवर टू यू। तो मैंने जो बोर्ड एग्जाम में एक गलती की थी वो थी कि मैं वो मंथ में थोड़ा ऐसा बाहर का खाना खाया था, हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था, इसलिए मेरी मैथ्स की बोर्ड एग्जाम और आईटी और एसएस ये तीनों बोर्ड एग्जाम में मैं थोड़ा बीमार था, थोड़ा फीवर था और ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पूरा एक मंथ आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब सारी हेल्थ का ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करो और
फिजिकल हेल्थ में बस थोड़ा ध्यान रखो, ये महीने में थोड़ा बाहर का खाना कम खाओ और ऐसा थोड़ा ध्यान रखो, कोई फिजिकल इंजरी ना हो या फिर मेरी तरह बीमार ना पड़ जाओ। और अगर बात करें पढ़ाई की तो बस फ्री माइंडेड होके पढ़ना है। अगर कोई सा भी सिलेबस में कुछ भी जो बाकी है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रेशर करोगे तो आपको जो 100% आता है वही आप उसमें भी आप गलती कर सकते हो। बाकी मैथ्स में मैं सजेस्ट करूँगा कि पूरा फोकस एनसीईआरटी में करो। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो उस साल के सैम्पल पेपर्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, उसमें मतलब बहुत ही आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसा पैटर्न होगा। अगर आप सीबीएसई से तो मैं उस साल बहुत सजेस्ट करूँगा। फिर एसएस में एनसीईआरटी, उसमें भी इंग्लिश में ग्रामर थोड़ा बाहर से मतलब उसमें ग्रामर में थोड़ी प्रैक्टिस करना। बाकी हिंदी में तो मैं तो खुद चलो ये इसी चीज को मैं आगे ले जाता हूँ। अब हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों का अभी थोड़े दिनों में सबसे फर्स्ट एग्जाम शायद से हिंदी का है। बच्चों का फर्स्ट एग्जाम किसका है? हिंदी का है। सो आप बताइए क्रिश के आप, चलो पहले हम उल्टा रिवर्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिश आप बताइए कि साइंस के लिए बच्चे कैसे प्रिपेयर करें? साइंस के लिए चलिए तो अब हम जानेंगे क्रिश से कि साइंस के लिए लास्ट मोमेंट पे क्या एडवाइस है आप बच्चों के लिए, तो ध्यान से सुनिए। यस क्रिश, व्हाट डू यू? साइंस के लिए तो आगे बात। साइंस के लिए तो केमिस्ट्री में जो कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स है तो वो अच्छे से कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके आगे वाला सॉल्ट्स और एसिड बेस वो कर लेना। वो चैप्टर हार्ड भी है थोड़े बहुत, और समझ गए तो आसान है, और वो उसमें से आने के चांसेस मेजॉरिटी होते हैं। फिर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बच्चों की? फॉर एग्जांपल साइंस में आपने कहा कि केमिस्ट्री के अंदर हाँ। जो एसिड बेस वाले जो चैप्टर है, और वैसे तो कार्बन का इस टाइम पे दिस टाइम कार्बन का जो वेटेज है वो बहुत कम हो गया है, बट फिर भी उसके अंदर जो केमिकल इक्वेशंस है, कार्बन के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, और कुछ साइंस से रिलेटेड? नेक्स्ट फिजिक्स एंड बायो और मैथ्स में फिजिक्स में साइन कन्वेंशन और फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। और फिर जो नेचुरल फिनोमेना आते हैं लाइट्स के और उनके, वो याद रखना। और फिर इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल का, और फिर ओम्स लॉ बस। ओके, आई वांट क्रिश कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ठीक ही हैं, बट आई वांट कि ओवरऑल साइंस को कैसे अप्रोच किया जाए। तो क्रिश आप मुझे साइंस का अप्रोच बताइए कि किस तरीके से बच्चों को साइंस को अप्रोच करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का कंबाइन। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और उसकी थियरी एक बार पढ़ लें। यस। फिर बायो में तो आप पूरी पढ़ना ही पड़ेगा आपको, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। और फिर केमिस्ट्री में रिएक्शंस बढ़िया से कर लेना, और फिर बस वही थियरी, और तो बस हो जाएगा पूरा साइंस। ओके, सो ओवरऑल ऐसा है कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में करोगे, बिना टेंशन लिए करोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड का एग्जाम, इजीली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, यस नीव, ओवर टू यू। साइंस के बारे में आपका क्या कहना है? साइंस में सर मैं ये बोलूँगा कि केमिस्ट्री में थ्योरी अच्छे से पढ़ो और जो केमिकल रिएक्शंस है वो अच्छे से याद करो। केमिकल रिएक्शंस थोड़ी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, ये मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा नीव को। केमिकल रिएक्शंस आप देखो, सही बात है कि नहीं? आप भी बताना कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस लिखोगे नहीं तब तक वो याद नहीं होंगे। आप अगर पढ़ के करोगे, मैं कह रहा हूँ आपने जितनी बार भी पढ़ लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आप गड़बड़ कर, तो रिएक्शन लिख के याद कर लें। और कुछ रिएक्शंस के स्टेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे थर्माइट प्रोसेस में याद रखना है कि Fe लिक्विड में रहता है, और बाकी जितने भी हैं आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो सारे सॉलिड स्टेट में रहेंगे। यस, नेक्स्ट। फिर मैं फिजिक्स में बोलूँगा कि फिजिक्स में थ्योरी थोड़ी सी कम आती है, इसमें आप उसमें न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा कंसंट्रेट करो। आपके पास जो भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, आप मतलब एनसीईआरटी तो करो ही करो, उसके बाद भी अगर कोई मटेरियल आपके पास है तो उसमें से मैं रिकमेंड करूँगा न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और बायो में एनसीईआरटी के अगर आप कोई कोचिंग जाते हो या फिर खुद के नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नोट्स आप खुद बना रहे हो, आप कहीं से मिल रहे, अगर आपके वो नोट्स बहुत सही है तो आप बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, बायो को निगलेक्ट मत करना। मैंने थोड़े मेरे फ्रेंड्स और खुद का ही थोड़ा ऐसा सोच रहे थे, मतलब कि बायो को ज़्यादा निगलेक्ट करे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बायो को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली नीम ने कि हर एक सब्जेक्ट को, सॉरी हर एक सब्जेक्ट क्या, साइंस में हर एक पोर्शन को, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायो तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। किसी को भी आप ऐसे लूज आपका कोई वीक पोर्शन वीकेंड नहीं छोड़ सकते कि एक आप वीक पोर्शन नहीं छोड़ सकते अपने, अगर क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कि उसी से ज्यादा क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं नीव की बात से बड़ा सहमत हूं, नोट्स। देखो आपको लास्ट मोमेंट पे आप जानते हो कि आपको रिवीजन करना है एक के बाद एक, ठीक है। तो अगर आप अभी सारा वापस से पढ़ने बैठोगे तो वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या चीजें रहती हैं? नोट्स। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट में जो भी सर टीचर नोट्स लिखवा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे बहुत कम समय जब बचेगा आपके पास, बचा ही नहीं है पहली बात तो टाइम, बट कम समय में नोट्स बड़े हेल्पफुल रहते हैं आपके कि कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। यस, और अब आप आ जाओ बेटा, साइंस हमने कवर कर ली सारी चीजें। नाउ मैथ्स के बारे में कृष्ण आप बता सकते हो मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है? मैथ्स में एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के बाहर का बहुत कम ही आता है, बहुत रेयर चांसेस में होता है कि एनसीईआरटी के बाहर का कुछ है, तो एनसीईआरटी कर लेना और ओसवाल के पेपर आते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में। बस मतलब कि भाई बस बेसिक रखना है, मतलब बेसिक सभी सब्जेक्ट के लिए वैसे ये चीज होती है कि बेस को नहीं भूलना है। एनसीईआरटी इज द की, जो भी करना है एनसीईआरटी में करना है। और मैथ्स में स्पेशली कृष बता रहा है कि आपको कोई फैंसी चीजें करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आरडी शर्मा या आरएस की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिना उसके भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बेटा आप वो स्टोरी बताओ बच्चों को कि आपका जो एक फ्रेंड था वो आरडी शर्मा स्कोर करके क्या मार्क्स है, वो कृषि बताएगा आपको। मेरा फ्रेंड था वो आरडी शर्मा सॉल्व करता और मैं एनसीईआरटी और ओसवाल ही करता था। तो बोर्ड एग्जाम जो है हमारे, तो मेरे 75 आए 80 में से और उसके 60 मार्क्स उसका बेस वीक रह गया। उसने एडवांस तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लिया बट बेस ही बहुत वीक। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या है देख के मतलब देखा देखी में यार बड़ा आरडी शर्मा सॉल्व कर रहा है, अरे ये थोड़ा बड़ा हाई लेवल करता है, बट एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, बेस क्लियर होना चाहिए। अरे भाई बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपको, बेस क्लियर है नहीं, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे एंड ऑफ द डे गिरी जाएगी कि नहीं गिर जाएगी। नींव सॉरी यस वर्ड प्ले अच्छा हो गया, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छी बिल्डिंग ऊपर बना सकते हो। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। मैथ्स में तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस को लिख लिख के ही करनी पड़ती है ऑलवेज, बट एक अच्छी बात है कि आपको फैंसी चीजें नहीं करनी, जस्ट आपके बेस एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। यस, और कुछ अब नीव आपसे सुनेंगे मैथ्स के बारे में, क्या कहना चाहोगे? मैथ्स में भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके इलस्ट्रेशंस, उसके सारे एक्सरसाइज और ओसवाल के सैंपल पेपर। और मैं मैथ्स में एक बात बोलना चाहूँगा कि आप मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में पेपर कभी भी सेक्शन ए से मत स्टार्ट करना, सेक्शन ए से स्टार्ट मत करना। यस, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यू आपको स्टार्टिंग में थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैथ्स में सेक्शन ए से स्टार्ट करो। जो हैवी वेटेज है सेक्शन डी और सी वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि सेक्शन ए थोड़ा ट्रिकी होता है। अगर आप पहले उसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ा प्रेशर में आ जाओगे, आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा और ऐसा। यस, इसी आप दोनों आपस में ये इसी बात को डिस्कशन कर सकते हैं। सो आप जब मैं चाहता हूं कि आप भी बोले और उसमें आप भी उसको कुछ सजेस्ट करें और दोनों एक क्या कहते हैं कि एक इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है। तो जस्ट आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हो नीव जो ये कह रहा था सेक्शन के बारे में, और नीव आप उसको बीच में से क्या कहते हैं कि सपोर्ट कर सकते हो उसके आंसर्स को, और उसी तरीके से नीव बोलेगा आप उसके आंसर को सपोर्ट कर सकते हो। यस, स्टार्ट। तो 30 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। जो स्टार्टिंग में उसमें नेम वेम सब लिख के सारी डिटेल्स फिल करके 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो बाद में जो 15 मिनट बचते हैं ना, उसमें आप पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो और उसमें आप सहमत हो बेटा इससे? 100% रीडिंग टाइम को मैं यूटिलाइज कर लेना। और उस रीडिंग टाइम में अगर एमसीक्यू जितने बन जाते हैं ना, उतने लाइट टिक कर दो कि टीचर बना दिखे, बस आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। तो उससे आपके टाइम बचेगा। लास्ट में एमसीक्यू सिर्फ जो टिक किया है वो तो आपको सिर्फ लिखने हैं, और उसके बाद जैसे ही पेपर स्टार्ट हो ना तो सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन पे जाना है। 5 मार्क हाँ सेक्शन डी 5 मार्कर सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद केस स्टडी में देख लेना है जल्दी से, और फिर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 आवर पूरा सेक्शन डी और लास्ट के केस स्टडी बस। उसके बाद आपको 3 मार्कर 2 मार्कर और 1 मार्कर। केस स्टडी में मैं सर बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी में केस स्टडी के टाइप के क्वेश्चंस कम होते हैं। केस स्टडी में हमको लगता है कि थोड़ा इजी आएगा, थोड़ा इजी साइड पे होगा, पर ऐसा नहीं होता। वो थोड़ा, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि बहुत डिफिकल्ट होता है, वो मॉडरेट
क्वांटिटेटिव होता है, पर उस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा एनसीईआरटी में होते ही नहीं। तो PYQs तो हाँ, वो उसके पीवाईक्यूज और कोई भी मटेरियल से खास करके केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में थोड़े ऐसे कम दिए होते हैं और उसका वेटेज भी अच्छा खासा 12 मार्क्स जितना होता है। डन। सो मैथ्स का हमने ऑल क्लियर कर लिया। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट्स उसके बाद क्या है, साइंस एंड मैथ्स, और उसके बाद एसएस और इंग्लिश के बारे में मैं चाहता हूं आप दोनों बताएं। दोनों को आप अपने हिसाब से बता सकते हो, क्या उसमें स्टूडेंट के लिए सजेशन रहेगा आपके, कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए लास्ट मोमेंट में। यस। तो एसएस में तो जो नोट्स ऑल इन वन या ऐसे कोई भी मटेरियल में जिसमें आपके नोट्स हो वो करके जाना, और ना हो ना कोई भी चैप्टर आपने समझ लो कि किसी भी कारण से छोड़ दिया तो उसमें वन शॉट देख के जाना किसी भी टीचर का, जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी इसका भी आपको समझ आना, वन शॉट करके जाना, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना, उससे थोड़ा बहुत तो करके ही जाना। यस। और कोई टॉपिक अगर नहीं हो रहा आपसे कि याद नहीं हो रहा है या समझ नहीं आ रहा तो उसे छोड़ सकते हो, इतनी बात नहीं है, बट पूरा चैप्टर मत छोड़ना, ये मैं बात कह रहा हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर से हाँ, पढ़ के ही जाना है। हाँ। और नेक्स्ट उसके बाद कौन सा, इंग्लिश के लिए हम बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इंग्लिश के लिए तो आप नीव से पूछिए, ज़्यादा बढ़िया। नीव ज्यादा अच्छी, नीव स्ट्रांग है इंग्लिश में। इंग्लिश में मैं बोलूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन खास प्रैक्टिस करने जाना, वो मुफ्त के मार्क्स से एकदम फ्री मार्क्स है। मुफ्त के मार्क्स पर फोकस करो इस बात पे एकदम। ये स्मार्टली देखो, आपको स्मार्ट अप्रोच दिखानी है पेपर के अंदर। यस। वो एकदम इजी क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप आराम से पूरा फुल ऑन स्कोर कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन, हाँ, नोटिस लेटर, जितना भी राइटिंग सेक्शन है उसमें आप फॉर्मेट पूरा एकदम ध्यान में रख लो। बाकी तो वो कंटेंट तो मतलब आपको आ ही जाएगा, बस फॉर्मेट एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। और सेक्शन डी जो राइटिंग पार्ट है, जो इंग्लिश का मतलब टेक्स्ट बुक से आता है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन के जैसे ही शॉर्ट पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत इजी होते हैं। उसमें भी सेक्शन डी भी स्कोरिंग है, उसमें आप स्कोर कर सकते हो। और सेक्शन बी ग्रामर में भी जितना आप स्कोर करने का ट्राई कर सकते हो उसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर में थोड़ा शायद एक दो क्वेश्चन टफ आए तो उसके मार्क्स आपको सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन और सेक्शन डी राइटिंग और उसमें कवर कर लेंगे। डन, चलिए। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम वापस से आएंगे। ये एक सेक्शन है क्या ना, आपको मैसेज